हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है वोकैब सफारी के थर्ड पार्ट में। सफारी का मतलब होता है एक ऐसा सफ़र, एक ऐसी जर्नी जिसमें हो एडवेंचर या मज़ा। और यही इस सीरीज़ में भी हम कर रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ग्रुप सी और ग्रुप बी लेवल पोस्ट के, बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज़ के, उन सभी एग्ज़ाम्स की वोकैब को एडवेंचर और मज़े के साथ में कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ में। मैं आपको किसी वर्ड को रट्टा नहीं मरवाऊंगा। हर वर्ड के, हर वोकैबलरी वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को एक पिक्चर या सिनेरियो के साथ में अटैच करेंगे। एक या दो रिवीजन के बाद में जब भी आपको वो वर्ड मिले, वो पिक्चर आपके दिमाग में आने लगेगी और धीमे धीमे करके जो इंपॉर्टेंट 500,000 वर्ड्स हैं आप इस तरीके से कवर कर लेंगे। साथ ही सीरीज में आप सीखते हैं कि सिनोनिम्स के बीच का क्या डिफरेंस होता है, एक ही वर्ड के अलग अलग सिनोनिम्स क्या काम करते हैं। जरूर से इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, पूरा बेनिफिट इसका लेना है। जो बच्चों ने क्लासेस पिछली 2 नहीं देखी हैं वो भी देख लेना, प्लेलिस्ट रखी हुई है चैनल के होम पेज पे। चलिए, आज का क्विज है आपका। 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको क्लास के लास्ट में सॉल्व करना। और ये 7 क्वेश्चंस भी हैं कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करवाने वाले। चलिए, एक लाइक और एक शेयर दे दो अभी से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन दोनों पिक्चर्स जो हैं इनमें से किस वर्ड को आप कनेक्ट करेंगे? एल्यूसिव, मॉर्बेंट, इंजेमिनेट, एनाक्रोनिस्टिक या फिर ब्रॉड। ध्यान दो जरा पिक्चर्स पे। देखिए, इसमें एक पेशेंट है और काफ़ी सीरियस उसमें स्टेट में लग रहा है अपने को। यहाँ पे इसका मॉनिटर वॉनिटर सब हो रहा है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर, इसकी हार्ट बीट है ना। और दूसरे केस में एक पौधा है जो मुरझा गया है या ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट जो है डाइंग स्टेज पे है, ज़्यादा इसमें कुछ जो है दम लग नहीं रहा। दोनों ही पिक्चर्स आपको एक डाइंग स्टेट को बता रही हैं। यहाँ पे एक इंसान की डाइंग स्टेट है, यहाँ पे एक प्लांट की डाइंग स्टेट है। डाइंग स्टेट को बताने के लिए अंग्रेजी में हमारे पास वर्ड है मॉर्बेंट। इसको मोरिबंड लिखा जाता है लेकिन बोला जाता है मॉर्बेंट। सही स्पेलिंग इसकी समझें, आई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, अ बोल देते हैं इसमें, मॉर्बेंट। समथिंग दैट इज इन अ डाइंग, स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग स्टेज। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। आप अपनी रीडिंग अगर रेगुलर करते हो, वीक में कम से कम 5 से 10 बार इस वर्ड को आप इनकाउंटर करेंगे, हर रोज आधे घंटे की रीडिंग के दौरान भी। मॉर्बेंट वर्ड को अब यूज करके देख लेते हैं। मीनिंग तो आपने इसका निकाल ही लिया। अ कट इन इंटरेस्ट रेट्स विल हेल्प द कंट्रीज मॉर्बेंट हाउसिंग मार्केट्स। इंटरेस्ट रेट में जो एक कट है, जो एक कमी है, वो मदद करेगा कंट्री की लगभग मरी हुई, लगभग मुरझाई हुई हाउसिंग मार्केट को या रियल एस्टेट के बाजार को। समझ में आ गया? बाजार जो है बिल्कुल मरने की कगार पे है। अगर इंटरेस्ट रेट में कुछ कमी हो जाए, लोगों को सस्ता लोन मिलने लगे, तो शायद ये बाजार फिर से खड़ा हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और बना लो, फिर इसके सिनोनिम्स देखेंगे। द पेशेंट वॉज मॉर्बेंट बाय द टाइम डॉक्टर अराइव्ड। पेशेंट जो था वो मॉर्बेंट था, मरने की कगार पे था, डाइंग स्टेट पे था, जब तक डॉक्टर ने अराइव किया, डॉक्टर साहब पहुंचे। अब आ जाओ इसके एडवांस्ड वाले पार्ट पे। भाई साहब, मॉर्बेंट वर्ड है ना, इसके ये सिनोनिम्स हैं। पहला सिनोनिम है पेरिशिंग और दूसरा सिनोनिम है स्टैग्नेंट। अंग्रेजी में हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी वर्ड का कोई सिनोनिम आता है, सिनोनिम का मतलब क्या होता है? दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है ना। लेकिन सिनोनिम का अपना कुछ डिफरेंट जो है कॉन्टेक्स्ट जरूर होगा। दो वर्ड्स का अंग्रेजी में मीनिंग कभी भी सेम नहीं हो सकता। अगर सेम होता तो फिर एक ही वर्ड से काम चल जाता, दूसरे की जरूरत ही क्या थी? समझे मेरी बात को? जो दूसरा जुड़वा भाई आप लेके आते हो किसी भी वर्ड का, उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग होता है, अलग सिचुएशन में वो यूज होता है। तो अगर आप पेरिशिंग वर्ड पे नजर मारो तो ये है पेरिशिंग वर्ड के कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एक इंसान मर रहा है, यहाँ पे एक फल सड़ रहा है। यहाँ पे एक इंसान मर रहा है, यहाँ पे एक फल सड़ रहा है। पेरिशिंग का मतलब होता है ऐसी चीज जो सड़ने की, डिके होने की कगार पे हो। समझ में आया? पेरिशिंग फ्रूट्स, पेरिशिंग हाउस, पेरिशिंग लाइव्स। इनफैक्ट पेरिश वर्ब का ही मतलब, ये वर्ब भी बन सकती है, अभी तो एडजेक्टिव बनाया हुआ है। वर्ब का मतलब ही होता है मर जाना। 5 पीपल पेरिश्ड इन द एक्सीडेंट। 5 लोग जो है एक्सीडेंट में पेरिश कर गए यानी मर गए। समझ गए? तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है। मॉर्बेंट तो क्या, डाइंग स्टेट में होना। पेरिश का मतलब होता है जी किसी चीज का गलना, है ना, सड़ने की कगार पे होना, या इंसानी जिंदगी का खत्म हो जाने की कगार पे होना। ऑलमोस्ट सिनोनिम से है, थोड़ा सा डिफरेंट जो है मीनिंग आ रहा है। स्टैग्नेंट भी यही है, लेकिन स्टैग्नेंट क्या होता है? ये पानी देख रहे हो आप, कैसा पानी है? ये साफ पानी है क्या? पी सकोगे इसको? अगर पानी रुका हुआ हो तो वो कहलाता है स्टैग्नेंट वाटर। हर वो चीज स्टैग्नेंट है जो मोशनलेस है, जो अपनी जगह पे रुकी हुई है।
रुकने पे चीज़ें सड़ती हैं, खराब होती हैं, डिके होती हैं, वो सब चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन ध्यान ये रखना है, स्टैग्नेंट का मतलब है जो इंप्रूव ना कर रहा हो, अपनी जगह पे रुका हुआ हो। अब यूज भी करके देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ड शेल्टर होम्स टू सेव द लाइव्स ऑफ होमलेस पीपल पेरिशिंग इन एक्सट्रीम कोल्ड नाइट्स। गवर्नमेंट ने बिल्ड किया है शेल्टर होम्स को उन लोगों के लिए, या लाइफ्स को सेव करने के लिए, ज़िंदगियों को बचाने के लिए, उन बेगर लोगों की जो पेरिश कर रहे हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं एक्सट्रीम कोल्ड नाइट में, बहुत ठंडी रातों में। ठीक है, पेरिशिंग पीपल हैं, इनकी लाइफ जो है पेरिश होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। और वैसे ही फ्यू फिश सर्वाइव इन द स्टेगनेंट वाटर्स ऑफ द लेक। ना के बराबर ही मछलियाँ बच पाती हैं रुके हुए पानी में, इस लेक के, इस तालाब के। चलो अब एक छोटा सा क्विज बना लेते हैं। तीनों वर्ड्स तो आपने पकड़ लिए, मोरबंड, पेरिश और स्टैग्नेंट। तीनों के बीच का डिफरेंस देखो। क्वेश्चन आपके सामने, सम पैक्ड फूड आइटम्स इन द किचन वर इन अ डैश स्टेट। अब कौन सी स्टेट लगाएं यहाँ पे? स्टैग्नेंट स्टेट लगाएं, पेरिसिंग स्टेट लगाएं, या मोरबंड स्टेट लगाएं? देखो सारा खेल यही है, यही अल्टीमेटली आपको करना है। सब कुछ सीखने के बाद में फिलर क्लोज टेस्ट ही सॉल्व करने हैं। भाई फूड आइटम है, किचन में रखी हुई है, तो वो पेरिशिंग स्टेट में होगी, खराब होती हुई, या सड़ने वाली स्टेट में होंगी। स्टैग्नेंट नहीं हो सकती वो। स्टैग्नेंट तो कोई पानी वानी होगा जो रुका हुआ हो, जो आगे ना बढ़ पा रहा हो, है ना। मोरबंड भी नहीं हो सकती। मोरबंड का मतलब होता है इन अ डाइंग स्टेट। फूड आइटम कैसे डाइंग स्टेट हो जाएगी भाई? समझ पा रहे हो ना। फूड आइटम्स के लिए पेरिशिंग वर्ड जो है ज़्यादा सूटेबल है, आप यहाँ पे बी का इस्तेमाल करेंगे। इनफैक्ट वो फूड आइटम्स जो फ्रिज के बाहर खराब हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं अंग्रेजी में पेरिशेबल फूड आइटम्स। याद रखेंगे ये वन वर्ड भी, ठीक है। फूड आइटम से इसको कनेक्ट करके रखना है। पेरिशेबल आइटम जो फ्रिज के बाहर खराब हो जाती हैं, जो दही है, पनीर है, दूध है, छाछ है, या फल हैं, सब्जियां हैं, है ना, एग्स हैं। चलो, रिसेशंस आर मार्क्ड बाय हाई इन्फ्लेशन एंड डैश इकोनॉमिक ग्रोथ। रिसेशंस जो हैं वो मार्क्ड होते हैं बहुत बड़े इन्फ्लेशन के साथ और इस प्रकार की आर्थिक विकास के साथ। कैसा आर्थिक विकास? सड़ता हुआ, पेरिश करता हुआ, स्टैग्नेंट यानी रुका हुआ, मोरबंड या फिर डाइंग स्टेट वाला। ग्रोथ है, हमेशा आगे होनी चाहिए, अगर रुकी हुई है तो स्टैग्नेंट हो जाएगी। ए आपका आंसर बनेगा। मिल गया कॉन्टेक्स्ट इस वर्ड का। चलो बढ़े नेक्स्ट पे। साथ जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पैकेज की ज़रूरत है, तो टेक्स्ट बुक की सेल एक्टिव हो चुकी है मॉक टेस्ट पासिस पे 2 दिनों के लिए। आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इस सेल में आपको 1 ईयर का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है 269 रुपीज़ के मामूली से प्राइस पे, जिसमें आपके 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के 70,000 मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं। ये एक ही पास लेना है आपको, अलग अलग नहीं लेने हैं। इसी मॉक टेस्ट पास को आप अपग्रेडेड वर्जन में, प्रो वर्जन में 359 में भी बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे सभी एग्जाम्स के इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नॉर्मल या प्रो वर्जन को आप चूज़ करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। नॉर्मल मॉक टेस्ट पास आपको दिखाएगा 284 रुपीज़ का। जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे आप YT10, ये पास घट के हो जाएगा 269 का। इसी तरीके से प्रो वर्जन आपको 379 का दिखाएगा, मगर आपको कोड अप्लाई करना है YT10 एंड योर रिड्यूस प्राइस वुड बी 359 रुपीज़। सेल का लिंक कमेंट सेक्शन में रखा है। इफ़ यू नीड द पास, दिस इज़ द राइट टाइम। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। 2 पिक्चर्स हैं, इनमें से किस वर्ड से इनको एसोसिएट कर सकते हो? यूबिक्यूटस से करोगे, एनाक्रोनिस्टिक से करोगे, रिटोरिक से करोगे, एनिग्मेटिक से करोगे, या फिर प्रिस्टीन से करोगे? अच्छा, दिख क्या रहा है इन पिक्चर्स में? ये दिख रहा है आपको टाइपराइटर। 2023 चल रहा है, आपको मैं टाइपराइटर दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे एक मॉडर्न ऑफिस बना हुआ है, बढ़िया एकदम नज़ारा है ऑफिस का, साफ़ सुथरा ऑफिस है, सामने LED लगी हुई है। और यहाँ पे एक रखा हुआ है ये वाला फ़ोन। कौन सा वाला फ़ोन? वो लाला जी वाला फ़ोन, पुराने ज़माने वाला, 100 साल पुराना। तो क्या दिख रहा है इन दोनों पिक्चर्स में? सर जी, इन दोनों पिक्चर्स में आप देख रहे हो बेमेल चीज़ें। भाई नए ऑफिस के अंदर पुराना फ़ोन रखा हुआ है, 2023 के अंदर एक पुराना टाइपराइटर रखा हुआ है। अगर अंग्रेजी में इस सिचुएशन को बताना हो तो इसके लिए हमारे पास एक वन वर्ड है बहुत प्यारा सा, जिसको हम बोलते हैं एनएक्रोनिस्टिक। ये वन वर्ड बना है एक्रो नाम के रूट से, और एक्रो का मतलब होता है टाइम। हर वो चीज़ एनएक्रोनिस्टिक है जो टाइम के हिसाब से मिसप्लेस्ड है। भाई 2023 में टाइपराइटर का कोई भी काम नहीं है, इस ऑफिस में इस फ़ोन का कोई भी काम नहीं है, आज के हिसाब से कुछ काम नहीं है। 50 साल पहले हो सकता है टाइपराइटर भी बहुत काम का हो और ये फ़ोन भी बहुत काम का हो। समझ गए ना? गलत वक्त पे गलत जगह पे होने वाली चीज़ कहलाती है एनएक्रोनिस्टिक। एनएक्रोनिस्टिकली इसकी एडवर्ब फॉर्म है, एनएक्रोनिज्म इसकी नाउन फॉर्म है।
थोड़ा सा ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब को आपस में कन्वर्ट करना सीखो। मीनिंग इनके सेम ही होते हैं लेकिन ये अलग अलग रूप में आते हैं सेंटेंस के अंदर, अलग अलग जो है प्लेसेस पे। सब्जेक्ट बनाना है तो नाउन, नाउन के लिए आना है तो एडजेक्टिव, वर्ब के लिए आएगी तो एडवर्ब, है ना। चलो अब यूज करके देखेंगे इसको। द यूज ऑफ अ टाइपराइटर इन द मॉडर्न ऑफिस सीम्ड एनाक्रोनिस्टिक। एक टाइपराइटर का इस्तेमाल एक मॉडर्न ऑफिस में दिखाई देता था बिल्कुल ही एनाक्रोनिस्टिक, बिल्कुल ही गलत वक्त पे गलत प्लेस वाली बात, यानी समथिंग क्रोनोलॉजिकली मिसप्लेस्ड। समझ गए। चलो अब आएंगे इसके एडवांस पार्ट पे। एनाक्रोनिस्टिक के दो सिनोनिम्स होते हैं। पहला सिनोनिम है ऑब्सोलीट, जिसको आप आउटडेटेड भी बोल देते हैं, और दूसरा सिनोनिम है एंटिक्वेटेड, जिसको आप आर्केइक भी बोल देते हैं। फर्क क्या है इनमें? देखो जी, एनाक्रोनिस्टिक जो चीज होगी ना वो बेमेल वाली होगी। बेमेल कैसे होगी? ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी चीज दिख गई आपको, वो आपने बोल दिया एनाक्रोनिस्टिक, ऐसे नहीं। कोई पुरानी चीज नई जगह पे मिले, समझ पा रहे हैं? जब आपस में ना बैठे तब वो चीज कहलाती है एनाक्रोनिस्टिक, जिसमें मेल ना बैठ रहा हो। लेकिन ये अगर एसटीडी पीसीओ आप देखें, वैसे आज के टाइम में देखेंगे एनाक्रोनिस्टिक है, लेकिन एसटीडी पीसीओ अगर आप देखें तो ये नो लॉन्गर इन यूज है या नॉट रेलेवेंट टू करंट टाइम है। एसटीडी पीसीओ का आज कोई इस्तेमाल नहीं है, जेब में सबके फोन है, क्यों जाएंगे पीसीओ पे भाई? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एसटीडी पीसीओ अपने आप में देखा जाए तो एक ऑब्सोलीट चीज है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चलन से बाहर, है ना। जैसे कोई आपको पेजर दिख जाए कहीं पे, पेजर अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो एनाक्रोनिस्टिक हो जाएगा, अगर उसको आप इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो वो एक ऑब्सोलीट या आउटडेटेड आइटम है। इन दोनों वर्ड्स के बीच का यही डिफरेंस होता है। और ये एंटिक्वेटेड क्या चीज़ होती है? इसको आप हिंदी में बोलते हैं बाबा आदम के ज़माने की चीज़। एसटीडी पीसीओ बाबा आदम के ज़माने का नहीं है। देखो ये कार देख रहे हो, इसको विंटेज कार बोलते हैं, आर्केइक कार या एंटिक्वेटेड कार। बहुत पुराने टाइम में आती थी, 100-125 साल पहले मिलती थी। या फिर आपको कोई किला मिल गया, किले के अंदर का इंटीरियर देख रहे हो राजा महाराजाओं वाला, समझ गए? जिस चीज़ को आप बहुत पुराने समय से जोड़ पाएं वो एंटिक्वेटेड या आर्केइक हो जाती है। आप सोच रहे होंगे सर तीनों वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस। यही डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऑब्सोलीट चीज़ आपके काम की नहीं है आज। आर्केइक चीज़ वो चीज़ है जो हो सकता है आपके काम तो आ जाए लेकिन वो बहुत पुरानी है। जैसे कोई सोने का सिक्का मिल गया आज से 2000 साल पुराना, क्या काम का नहीं है? क्या बिल्कुल काम का है। अभी जाओगे बाजार में उसको बेचाओगे, पर है तो वो आर्केइक ना, बाबा आदम के ज़माने का है ना। ये गाड़ी है, क्या काम की नहीं है? ये गाड़ियाँ तो बहुत महंगी मिलती हैं आजकल, इनको विंटेज कार्स बोलते हैं। नॉर्मल कार से 5 गुना इनका दाम होता है, इनके अलग एग्जीबिशंस लगते हैं। तो आर्केइक चीज़ तो बहुत काम की भी हो सकती है, एंटिक्वेटेड चीज़ आपके कलेक्शन का पार्ट हो सकती है, लेकिन ये पुरानी है। ऑब्सोलीट चीज़ जो है वो मिट्टी के दाम है, आपके लिए किसी काम की नहीं है। और एनाक्रोनिस्टिक में कोई ऐसी चीज़ जो पुरानी आपको आज के माहौल में मिल जाए, मेल ना खा रही हो एनवायरमेंट से, तब एनाक्रोनिस्टिक हो जाती है। फ़र्क मेरे ख्याल समझ गए होंगे। द हाउस हैड एन एंटिक्वेटेड कंस्ट्रक्शन एंड ऑब्सोलीट इंटीरियर। घर का बाबा आदम के ज़माने का कंस्ट्रक्शन था और अंदर का जो इंटीरियर था वो ऑब्सोलीट था, चलन से बाहर का था। चलिए यूज़ करके देखें इसको क्वेश्चन बना के। अ लार्ज शॉपिंग मॉल इन द मिडल ऑफ ए स्मॉल विलेज लुक्ड एनाक्रोनिस्टिक, ऑब्सोलीट या आर्केइक। एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल एक गांव के बीचों बीच, छोटे से गांव के बीचों बीच दिखाई दे रहा था। क्या चलन से बाहर दिख रहा था, बेमेल दिख रहा था वक्त के हिसाब से, या आर्केइक दिख रहा था यानी बाबा आदम के ज़माने का दिख रहा था? भाई एनाक्रोनिस्टिक था ना, जहाँ पे विरोधाभास आ जाएगा, कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, नया वक्त पुरानी चीज़, पुराना वक्त नई चीज़, वहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल कर देना है। ए आंसर बनेगा। अब थोड़ी कन्फ्यूजन निकली ना, एक और सेंटेंस बनाओ। द ओल्ड लेडी kept an wallet close to her which had pictures of her family members। ये बूढ़ी औरत जो थी एक वॉलेट को, एक पर्स को जो इस टाइप का था वो अपने पास रखा करती थी, जिसमें तस्वीरें थी उसके परिवार के लोगों की। कैसा पर्स होगा वो? चलन से बाहर वाला पर्स होगा, एंटिक्वेटेड या बहुत पुराना होगा, या एनाक्रोनिस्टिक बेमेल होगा? एंटिक्वेटेड या आर्केइक पर्स को रखती थी अपने पास में। पर्स कैसे चलन से बाहर हो जाएगा भाई? पर्स तो पर्स है, पहले भी पर्स था, आज भी पर्स है। बूढ़ी औरत आ गई, ओल्ड की बात कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो बहुत पुराने वक्त से बिलोंग करती है। आर्केइक पर्स था, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। 3 पिक्चर्स आपके सामने हैं और एक वर्ड को इनसे कनेक्ट करना है। एल्यूसिव, मॉर्बंड, इंजेमिनेट, प्रोड या इवेसिव। देखो हुआ क्या इन पिक्चर्स में। ये एक शेफर्ड है जो अपनी भेड़ों को, बकरियों को चरा रहा है, इस लकड़ी के सहारे उनको रास्ता दिखा रहा है।
और ये जो है ना, ये इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं गॉड, GAUD, ठीक है। इसको आप प्रॉड भी बोलते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो जानवरों को, खास करके हाथियों को दिशा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है महावत के द्वारा। महावत के हाथी के ऊपर बैठेगा और गॉड लेके या प्रॉड लेकर के, तीखा सा समझ गए ना, ये इंस्ट्रूमेंट लेकर के हाथी के कान में, नाक में चुभोएगा, उसको बताएगा कि किस तरफ जाना है। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे जानवर चराए जा रहे हैं इस लकड़ी के सहारे, और यहाँ पे ये हाथियों वाला इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पे ये एक आदमी दूसरे आदमी की चाबी भर रहा है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉड करना। क्या करना? प्रॉड करना। और इसका मतलब क्या होता है भाई? अगर लकड़ी है तो ये प्रॉड कहलाएगी किसी जानवर को या किसी इंसान को या जानवर को गाइड करने वाली। और वर्ब फॉर्म में ये वर्ड का मतलब होता है किसी को गाइड करना, किसी को एनकरेज करना, किसी काम करने के लिए दिशा दिखाना। समझ गए? नाउन फॉर्म में इस लकड़ी को ही प्रॉड बोल देते हैं, और वर्ब फॉर्म में किसी आदमी को मोटिवेट या पुश करने को प्रॉड करना बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि रोज़ 6 घंटे की पढ़ाई करो, 1 घंटे की रीडिंग करो, फिर 2 घंटा मैथ्स करो, तो मैं आपको प्रॉड कर रहा हूँ कैसे आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है। यूज़ करके दिखाता हूँ। निर्भया इंसिडेंट prodded the government into enacting stricter laws against hate crimes। निर्भया के इंसिडेंट ने प्रॉड कर दिया लकड़ी के साथ में, या समझ गए ना, जैसे जानवर को प्रॉड करते हैं वैसे बिल्कुल सरकार को मोटिवेट या पुश कर दिया, डायरेक्शन दिखा दी कि वो इनेक्ट करे स्ट्रिक्टर लॉज को, कड़े कानूनों को हेट क्राइम्स के खिलाफ। अब आगे बढ़ के इसके सिनोनिम्स देखेंगे। 2 सिनोनिम्स हैं इसके, इस वर्ड के, प्रॉड के। पहला है गॉड, दूसरा है स्पर या प्रॉम्प्ट। गॉड में GOAD है, याद रखना। और ये दोनों ही इसके क्लोज सिनोनिम्स हैं। गॉड तो इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम है। गॉड इनफॉर्मल है और प्रॉड फॉर्मल है। फॉर्मली अगर लिख रहे हो तो प्रॉड लिखेंगे, बोलने में गॉड आ जाएगा, इतना ही फर्क है। स्पर प्रॉम्प्ट इसके सिनोनिम है, लेकिन वीक फॉर्म में। मोटिवेट और पुश अगर किसी को वीक तरीके से करते हो तो स्पर या प्रॉम्प्ट करते हो, स्ट्रॉन्ग तरीके से मोटिवेट पुश करते हो तो गॉड या प्रॉड करते हो। प्रैक्टिकली इन वर्ड्स में इतना ही डिफरेंस है। अब थोड़े से दूसरे डिफरेंस वाले वर्ड देख लेते हैं। नज करना या पोक करना। देखिए, ये है नज करना किसी को। इस आदमी को आगे जाने के लिए धक्का दिया जा रहा है, जाने को तैयार नहीं है, ये पीछे झुका हुआ है, इसको धक्का दिया जा रहा है, तू जा। तो नज करने का मतलब होता है किसी को जेंटल पुश देना, किसी काम को करने के लिए जो वो आदमी करने को तैयार नहीं है। बस ये याद रखना। अनविलिंगनेस होती है जब किसी की किसी काम को करने में, तब आप जब करवाते हैं तब आप उसको नज करते हैं। जो बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसको पढ़ने के लिए अगर आप पुश कर रहे हैं तो आप उसको नज कर रहे हैं। और पोक करना भी नज करना ही है। बस पोक में ये देख रहे हो, ये उंगली चुभाई है। नज के अंदर तो आप पुश करते हैं, और पोक में क्या करते हैं, ऐसे आप चुभा के पुश करते हैं, जोरों से पुश करते हैं किसी को, छेड़ के। किसी बच्चे को बोलते हैं ना, अच्छा पढ़ाई नहीं करते हो तो बड़े होके क्या रिक्शा चलाओगे, तो ये आप उसको पोक कर रहे हो, चिढ़ा करके पुश कर रहे हो। आप जो पढ़ना ना चाहता हो, आप उसको चाहते हो वो पढ़े। दोनों वर्ड्स में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। ये वीक है नज, और ये पोक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है। लास्ट इसका सिनोनिम है अर्ज करना। अर्ज का मतलब होता है किसी को मना करके किसी काम को करवाना, परसुएड करके। या फिर स्पेक्टेटर्स जब अपने जो है फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए चीयर करते हैं कि तू चौका मार, तू सिक्स लगा, है ना, तू कुछ बढ़िया सा गोल करके दिखा। जब स्पेक्टेटर्स इस तरीके से चीयर करके अपने किसी खिलाड़ी को मोटिवेट करते हैं, या फिर आप किसी को परसुएड करके मोटिवेट करते हो, थोड़ा मक्खन लगाते हो, थोड़ा समझाते हो, तो वो वाला जो मोटिवेशन है वो अर्ज करना कहलाता है। फ़र्क बता दिया चारों में, एक बार रिपीट कर लेना, बहुत आसान है। जब इन वर्ड्स को एक्चुअल में आप देखोगे तो चारों आपके, है ना, वो थ्योरी करते हैं ना, वो थ्योरी सीखते हैं फिर देखते हैं हैंस प्रूव्ड। तो जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे प्रूव हो जाएंगे चारों मीनिंग, आपको खुद से निकालने आ जाएंगे। चलिए आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये वाला आसान है। 2 पिक्चर्स हैं आपके सामने, मेरे को बता दो इन चारों में से, 500 में से ये पिक्चर्स किससे कनेक्ट होती हैं। पहली पिक्चर में हाथ से, मुट्ठी से रेत फिसल रही है। दूसरी पिक्चर में पुलिस वाले के हाथ से आदमी फिसल रहा है, चोर है, चक्का है, जो भी है। हाथ से कुछ फिसलने की बात हो रही है दोनों केसेस में। और हाथ से कुछ फिसल जाए जो हाथ में ना आए, उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड कौन सा होता है? इंजेमिनेट होता है क्या? उसके लिए वर्ड होता है जी एल्यूसिव। एल्यूसिव, हाथ में ना आए वो चीज़ एल्यूसिव, जो चीज़ आपको एल्यूड करे, ठीक है। एल्यूसिव जो है एल्यूड वर्ब से बना हुआ है। एल्यूड मतलब किसी के हाथ से फिसल जाना। अब एल्यूसिव वर्ड का एक और सिनोनिम भी है, ये तो है ही ये वाला, दूसरा वाला भी मैंने आपको सिखा दिया। समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या एक्सप्लेन, जो आपकी समझ के भी पकड़ में ना आए। हाथ में तो ना आए वो तो ठीक है, जो आपकी समझ में ना आए या समझाने में ना आए, वो चीज़ भी एल्यूसिव हो सकती है। जैसे एल्यूसिव मूवी का प्लॉट, एल्यूसिव स्टोरी, एल्यूसिव स्टेटमेंट्स, है ना। चलिए यूज़ करके देखते हैं एल्यूसिव वर्ड को।
द क्योर टू कैंसर स्टिल रिमेन्स एल्यूसिव। कैंसर का इलाज आज भी हाथ में नहीं आ रहा, आज भी इसको डिफिकल्ट टू फाइंड या अचीव करना है, एल्यूसिव है। और वैसे ही द ट्रू मैसेज ऑफ द स्टोरी वॉज एल्यूसिव टू मोस्ट ऑफ द रीडर्स। जो ट्रू मैसेज था स्टोरी का वो एल्यूसिव था, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या एक्सप्लेन था ज़्यादातर रीडर्स के लिए, इस स्टोरी के ज़्यादातर पाठकों के लिए। जिन्होंने स्टोरी को पढ़ा ना वो असली मैसेज को जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। ठीक है, तो व्हेन समथिंग इज एल्यूसिव टू समवन एल्स, तो समझ लेना वो समवन एल्स उस समथिंग को पकड़ ना पाया हो, समझ ना पाया हो। ये टू इसकी निशानी है एल्यूसिव के बाद जब ये लग जाता है। चलिए ये वर्ड आपने सीख लिया, अब इसका एडवांस वाला पोर्शन देखें। सिनोनिम देख लेते हैं इसके। दो ही सिनोनिम है इसके। पहला सिनोनिम है इवेसिव। देखिए एल्यूसिव बना है एल्यूड से। एल्यूड का मतलब होता है बच के निकलना, हाथ में ना आना। और इवेसिव बना है इवेड से। इवेड का मतलब भी होता है बच के निकलना, हाथ में ना आना। आई बात समझ में? तो क्लोजेस्ट सिनोनिम है इसका इवेसिव। एल्यूसिव इवेसिव जो है एक दूसरे के भाई बहन है, बिल्कुल क्लोजेस्ट। बस फ़र्क क्या है जी? फ़र्क ये है कि इवेसिव के अंदर आप किसी खतरे भरी चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? जैसे ये फाइटर प्लेन का जो पायलट है ये इवेसिव पायलट है, ये खतरे वाली पीछे जो मिसाइल्स आ रही हैं इसको इवेड कर रहा है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ आई हैं, आप उनसे बच के निकल गए, तो ये आपका एक इवेसिव मूव था। ठीक है, तो खतरे वाली चीज़ों से बचने वाली चीज़ों को इवेसिव बोलते हैं। एल्यूडिंग में ज़रूरी नहीं है। एल्यूडिंग आपका कोई भतीजा भी हो सकता है जो आपके हाथ ना आ रहा हो, आप उसको फ़ोन कर रहे हैं वो आपका फ़ोन ना उठा रहा हो, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका कोई घर वाला मेंबर भी हो सकता है। समझ गए ना? एल्यूसिव मनी हो सकती है, अगर आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं कमा पा रहे हैं तो मनी इज़ एल्यूसिव टू यू। चलिए, तो ये सिनोनिम आपने देख लिया, इवेसिव क्लोजेस्ट सिनोनिम है इसका। नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जब भी किसी गलत चीज़ से बचने की कोशिश आप करते हैं तो इवेसिव हो जाते हैं। अब इवेसिव वर्ड का एक एडिशनल मीनिंग भी है जो ज़्यादा यूज़ होता है, पता है कौन सा वाला? वो इवेसिव वर्ड का मीनिंग है डेलिबरेटली अनक्लियर या इक्विवोकल। इवेसिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिससे आप बात में टाल मटोल कर रहे हैं। इवेसिव जवाब वो जवाब है जिसने सवाल का सही से जवाब नहीं दिया। इवेसिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो मेन मुद्दे से भटकाने की बात कर रही है। भारत पूरा कह रहा है कि महंगाई महंगाई और आप बोल रहे हैं कश्मीर फाइल्स। अगर जब वैसी बातें होती है तो आप इवेसिव जो है ना पैतरेबाजियां करते हैं, डेलिबरेटली आप अनक्लियर या इक्विवोकल हो जाते हैं। तो ये एडिशनल सिनोनिम मीनिंग है इस वर्ड का, याद रखें, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलो अब यूज़ भी करके दिखा देते हैं आपको। एक सिनोनिम और है स्लिपरी। स्लिपरी मतलब जो हाथ से स्लिप होकर के निकले, जैसे साबुन का टुकड़ा है पानी से जैसे लगेगा हाथ से स्लिपरी हो जाएगा, समथिंग जो आपकी ग्रास्प में ना आ सके। चलो यूज़ करके दिखाएं। द डिफेंडेंट्स टेस्टिमनी वॉज फिल्ड विद इवेसिव लैंग्वेज मेकिंग हिज एक्सप्लेनेशन अपीयर स्लिपरी। जो डिफेंडेंट की टेस्टिमनी थी, जो डिफेंड करने वाले आदमी की गवाही थी, अपनी रक्षा करने वाले आदमी की गवाही थी, वो भरी हुई थी अनक्लियर लैंग्वेज से, इवेसिव लैंग्वेज से। देखा, इवेसिव लैंग्वेज जो डेलिबरेटली अनक्लियर हो, और ये करते हुए थी उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को दिखाई देता हुआ, अपीयर होता हुआ स्लिपरी। स्लिपरी मतलब वही जो समझ में ना आ रही हो, पकड़ में ना आ रही हो, है ना, जैसे साबुन का टुकड़ा होता है। तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन ही समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि अनक्लियर लैंग्वेज थी। चलिए लास्ट है, शायद आज का लास्ट है, सेकंड लास्ट है, देख लेना। दो वर्ड, दो पिक्चर्स हैं आपके सामने। यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, ये रिपीट का साइन है ना, लूप सा बना हुआ है, पहले यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से गए, और यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट किया जा रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है ना। देखो जी, इन पिक्चर्स को आप एसोसिएट कर सकते हैं, इनमें से किस वर्ड से करें? वेनिट्रेट से कर दें, वेनिट्रेट से, जुक्सटेपोज से। देखो ये सारी एसोसिएट होती हैं इंजेमिनेट से। इंजेमिनेट अंग्रेजी में एक बहुत ही प्यारा वर्ड है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार कहना या करना। और क्यों करना, ध्यान दे लेना, इसमें क्यों का चक्कर है सारा। इंजेमिनेट को आप रिपीट करना भी बोल सकते हैं, लेकिन रिपीट में क्यों नहीं होता। इंजेमिनेट में क्यों होता है? क्लैरिटी या एम्फोसिस के लिए। अगर किसी चीज़ को ज़्यादा साफ बनाने के लिए, ज़्यादा जोर देने के लिए मैं बार बार कहूँ या करूँ तो उस चीज़ को मैं इंजेमिनेट कर रहा हूँ। पर्पज़ यहाँ पे डिफाइंड होगा, क्लैरिटी या एम्फोसिस। चलिए यूज़ करके देखें। द कोच इंजेमिनेटेड द टीम्स स्ट्रेटजी बिफोर ईच गेम। कोच साहब जो है रिपीट किया करते थे टीम की पूरी स्ट्रेटजी को टीम के सामने हर गेम से पहले। तो पूरी स्ट्रेटजी बार बार बताते थे टीम को कि ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है, ताकि क्लैरिटी आ सके, स्ट्रेटजी को एम्फोसाइज किया जा सके। द टीचर वुड इंजेमिनेट द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ड्यूरिंग द लेक्चर्स टू इंश्योर एवरीबडी अंडरस्टूड दैम। टीचर भी जो है वो इंजेमिनेट किया करते थे, दोहराया करते थे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेक्चर के दौरान,
ताकि इंश्योर किया जा सके कि हर बच्चा जो है, हर लड़का या लड़की जो है वो उनको अंडरस्टूड कर रहा हो, हर जो है कॉन्सेप्ट को समझ रहा हो। ठीक है, रिपीट करना। चलो अब इसके सिनोनिम्स पे आएंगे। सबसे अच्छा सिनोनिम है इसका रिआइट्रेट। ये लड़की बैठी है ना, ओम ओम ओम, देख रहे हो, ये मैंने बड़े एनिमेशन लगाया, देखो फिर से दिखाता हूँ, देख रहे हो ये ओम 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 क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। जब आप रिपीट करते हो किसी चीज़ को तो आप रिआइट्रेट करते हो, और बहुत ही क्लोज सिनोनिम है इंजेमिनेट का। बस ध्यान ये रखना है, रिपीट करने के पीछे हो सकता है कोई बड़ा इश्यू ना हो, कोई बड़ा मोटिव या ऑब्जेक्टिव ना हो। इंजेमिनेट के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, जो मैंने आपको बता दिया, चीज़ों को एम्फेसाइज करना, जोर डालना, या चीज़ों को क्लियर बनाना, क्लैरिटी लाना। बिल्कुल सटल सा डिफरेंस है दोनों में, माइन्यूट सा, महीन सा। बाकी ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के भाई बहन है, जैसे मर्जी इनको यूज़ कर सकते हैं। रिहाइड्रेट मतलब दोहराना या कहना, किसी चीज़ को करना बार बार। चलिए यूज़ करके देखते हैं। द ऑपोजिशन रिहाइड्रेटेड इट्स कॉल्स फॉर ए क्रैक डाउन ऑन वाइड स्प्रेड करप्शन इन गवर्नमेंट मशीनरी। ऑपोजिशन ने, विपक्ष ने दोहरा दिया अपनी डिमांड को या कॉल्स को, एक क्रैक डाउन की, एक धर पकड़ की, जो हो रही है वाइड स्प्रेड करप्शन पे, हर जगह फैले भ्रष्टाचार पे, सरकारी मशीनरी में, सरकारी तंत्र में। तो यहाँ रिआइट्रेट की जगह पे आप इंजेमिनेट भी लगा सकते थे, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वर्ड आपको याद हो गए, दोनों दिमाग में बिठा लेना। चलो अब आ जाओ, अपने क्विज को सॉल्व करते हैं। पांचों कोर्स जो वर्ड्स आपने देख लिए हैं, उनके दो दो तीन तीन सिनोनिम भी हो गए हैं, 15-20 आपके वर्ड हो गए हैं रेडी। ठीक है, क्विज आपके सामने है। द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द फैक्ट्री वॉज डैश इन इट्स फंक्शनैलिटी। तो कैसा होगा कंप्यूटर सिस्टम? एनाक्रोनिस्टिक होगा, ऑब्सोलीट होगा, या आर्केइक होगा? अपनी फंक्शनिंग के हिसाब से वो कैसा होगा? थोड़ा सोचो सोचो, आंसर तो मैं करवा ही दूंगा, खुद का दिमाग लगाओ। फिर क्या किया? द आईटी टीम डैश द अर्जेंसी फॉर एन अपग्रेड। आईटी टीम ने डैश किया उस अर्जेंसी को जो है अपग्रेड के लिए। अब उस अर्जेंसी को, उस एमरजेंसी को आईटी टीम क्या करेगी? प्रोड करेगी, इंजेमिनेट करेगी, या अर्ज करेगी? और साथ में क्या किया? एंड डैश द मैनेजमेंट इनटू बाइंग न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और आईटी टीम ने डैश भी किया मैनेजमेंट को कि वो बाय करे नया आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो मैनेजमेंट को रिआइट्रेट करेगी, प्रोड करेगी, नज करेगी, वही सारे वर्ड्स हैं। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिठाओ। पांचों क्वेश्चंस के आंसर इसी क्लास के नीचे फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, वहाँ से जाके मैच करो। हिंट्स भी लगा दूंगा साथ में, ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाएँ। इसी के साथ में आपको ये दूसरा वाला क्विज भी सॉल्व करना है। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। मान लो ये क्रोनोलॉजिकल मिसप्लेस्ड है, तो इसको आप इल्यूसिव बोलना चाहते हैं, तो 1E आपका आंसर हो गया। ठीक है, पुश समवन टू एक्शन को अगर आप इंजेमिनेट बोलना चाहते हैं तो 4B आपका आंसर हो गया। इस तरीके से दोनों को मैच करना है। 7 क्वेश्चन हैं। जो लोग आपके बैंकिंग और एसएससी तैयारी कर रहे हैं और कोर्सेज में एनरोल्ड हैं अपनी एप्लीकेशन पे, इस वीडियो का फुल वर्जन ऐप पे अपलोड हो चुका है। क्विज को लास्ट में 15 मिनट लगा करके आपको सॉल्व भी करवा दिया गया है। ठीक है, तो जो लोग अपने एसएससी बैंकिंग कॉम्बो के पार्टनर्स मेंबर्स हैं, इस पूरे क्विज को क्लास में जाकर के मेरे साथ सॉल्व करें। बाकी बच्चों के लिए कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, क्लास को लंबा नहीं करेंगे, वहाँ से जाके आंसर्स को मैच कर लें। चलिए मुलाकात लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। कोर्सेज भी अवेलेबल हैं ऐप पे, सारे के सारे, एसएससी, बैंकिंग, राइटिंग, यूपीएससी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, लॉजिकल वे में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप आपका एक वन स्टॉप जंक्शन है, सॉल्यूशन है। ऐप से जाएं, हर चीज़ की लॉजिकल वे में तैयारी करें। मुलाकात लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल